नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं कक्षा 10वीं इतिहास विषय का हरियाणा बोर्ड के बच्चों के लिए है पाठ नंबर 9 स्वतंत्र भारत के 50 वर्ष के सभी अभ्यास के प्रश्न उत्तर। क्योंकि पेपर में आपके अभ्यास के प्रश्न उत्तर ही आते हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, भारत कब स्वतंत्र हुआ? उत्तर है 15 अगस्त 1947। दूसरा है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है 1953 में। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। श्रीलंका कौन से महासागर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है हिंद महासागर। पांचवा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ये विश्व में तीसरा विश्व युद्ध ना हो उसे रोकने के लिए और सभी देशों के बीच शांति और सौहार्द बना रहे उसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट है, भारत की आर्थिक उदारीकरण की नीति को कब अपनाया गया? तो इसका आंसर है 1991। योजना आयोग की स्थापना होती है 15 मार्च 1950। संविधान सभा का क्या कार्य था? संविधान सभा का कार्य देश के लिए संविधान का निर्माण करना और इसके लिए देश के सभी परिस्थिति और आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाना। भारत के पड़ोसी देश, पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर में भूटान और चीन, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश और दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव। नेक्स्ट है, बांग्लादेश के निर्माण में भारत की क्या भूमिका है? भारत का बंटवारा होने के बाद बंगाल भी दो भागों में बंट गया। बांग्लादेश को 1947 से 1971 ईस्वी तक पूर्वी पाकिस्तान कहा गया और यहाँ से बांग्लादेशी लोगों पर खूनी संघर्ष भी आरंभ हो गया। 1 लाख से अधिक शरणार्थी तो भारत में आए और भारत को बांग्लादेश के अनुरोध पर हस्तक्षेप भी करना पड़ा और इसी वजह से 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया। जब 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया, तभी भारत सरकार ने बांग्लादेश को एक अलग देश बना दिया। शेख मुजीबर रहमान वहाँ के पहले राष्ट्रपति बने। फिर है गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष का अर्थ होता है किसी भी गुट में शामिल ना होना। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था? दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व 2 गुटों में बंट जाता है। इनमें से एक गुट अमेरिका तो दूसरा सोवियत संघ का गुट था। यानी कि या तो देश अमेरिका के गुट में शामिल हो जाएं या फिर रूस के संघ में उसमें ग्रुप में शामिल हो जाएं। इन दोनों देशों के बीच भयंकर शीत युद्ध भी चल रहा था। यानी कि बाहर से तो युद्ध दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अंदर तनाव बहुत था। भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता था। इसीलिए भारत ने अन्य देशों के साथ मिलकर एक गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया। यानी कि उन लोगों का एक समूह, उन देशों का समूह बनाया जो ना तो अमेरिकी ग्रुप के साथ थे, ना ही सोवियत संघ के ग्रुप के साथ। इसका आरंभ 1961 में होता है। आरंभ में इसमें 25 देश इसके सदस्य बनते हैं, परंतु आज 100 से भी ज़्यादा देश इसके सदस्य बन चुके हैं। क्योंकि अगर किसी भी ग्रुप में शामिल हुआ जाता है तो उससे परिणाम अच्छे नहीं आते। अगर हम अपने देश का विकास करना चाहते हैं तो हमारे लिए अच्छी स्थिति यही रहती है कि हम किसी भी गुट में, किसी भी ग्रुपबाजी में शामिल ना हों। ये हमारे पर्सनल लाइफ में भी लागू होती है बात। आगे है, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? कृषि उत्पादन में हुई तीव्र वृद्धि को ही हरित क्रांति, यानी कि जब फसलों का उत्पादन बड़ी तेजी से बढ़ता है, अनाज का उत्पादन बहुत तेजी से होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो उसे क्या कहा जाता है? हरित क्रांति। इसी कृषि नीति के माध्यम से किसानों को बिजली, सिंचाई और सस्ते ऋण देने की व्यवस्था की गई। क्योंकि यदि ये 3 इनपुट्स अच्छी से किसानों को मिलेंगी तभी तो किसान अच्छी फसलें उगा पाएगा, ज़्यादा मात्रा में उगा पाएगा। हरित क्रांति ने हमारे देश के खाद्यान्न संकट को, यानी कि जब हमें यह लगता था कि हमारे देश में जनसंख्या तो बहुत है लेकिन अनाज कम है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? खाद्यान्न संकट। खाद्यान्न संकट को दूर किया है किसने? हरित क्रांति ने।
और कमज़ोर अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की। यानी कि हमने अनाज के संकट को भी दूर कर लिया और अपने देश को मजबूत भी कर लिया। अब इसमें होता क्या है, कृषि का मशीनीकरण, यानी कि खेती करने में बहुत सारी मशीनों का प्रयोग किया जाता है और जिससे क्या होता है, उत्पादन में यानी कि फसलों के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि होती है। उर्वरक और अच्छी किस्म के बीजों का प्रयोग होता है। उर्वरक का अर्थ होता है खाद। अच्छी प्रकार की रासायनिक खादों का, जैविक खादों का और अच्छे किस्म के बीजों का प्रयोग होता है ताकि फसल भी अच्छी हो। उसके बाद है भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय तो सिर्फ 14 ही राज्य थे, तो बाद में आज देखिए कितने 28 राज्य हो चुके हैं, एक बार तो 29 भी हो गए थे। तो ये सब कैसे हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत का शासन रियासतों में विभाजित था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सभी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। अब देश में भाषा और भौगोलिकता के आधार पर, क्योंकि राज्य तो बनाने ही थे, तो भाषा और भौगोलिकता के आधार पर पुनर्गठन करने की आवश्यकता थी। भारत सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की और नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास किया गया। इसके द्वारा देश को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। हिंदी को राजकाज की भाषा बनाया गया और अंग्रेजी को भी सरकारी कार्यालयों यानी कि दफ्तरों में प्रयोग किया गया। उसके बाद है इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल को क्यों लागू किया। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए आपातकाल लागू किया। इंदिरा गांधी की सरकार 1971 में चुनी गई थी और सरकार ने गरीबी हटाओ का नारा देकर सत्ता में आई थी। सरकार बनने के 1 वर्ष के अंदर ही भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो जाता है और बांग्लादेश का निर्माण हो जाता है। अब क्योंकि युद्ध से गुजरा था देश, तो देश में मंदी, बेरोजगारी, गरीबी, अनेक समस्याएं आ जाती हैं। हड़ताल और आंदोलन होने शुरू हो जाते हैं जिससे कानून व्यवस्था खराब हो जाती है। गुजरात और बिहार के छात्र आंदोलनों ने भी स्थिति को और खराब कर दिया। देश की जनता का भी एक बड़ा हिस्सा इंदिरा गांधी से नाराज हो गया। ऊपर से इलाहाबाद कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनावों को अनुचित आचरण का दोषी करार दे दिया। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी पर इस्तीफे के लिए दबाव बनाया। चारों तरफ से घिरता देख इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 को अपनी सत्ता बचाने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी, यानी कि इमरजेंसी लागू कर दी। भारत पर संयुक्त राष्ट्र संघ का योगदान क्या रहा है। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ मैंने आपको शुरू में बताया था कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो और सभी देशों में सहमति बनी रहे, सौहार्द बना रहे, शांति बनी रहे। इसीलिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। भारत इसका संस्थापक सदस्य था, यानी कि जिस दिन से संस्था बनी थी भारत उसी दिन से इसका सदस्य था। भारत ने हमेशा ही संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाओं में अपने सैनिक भेजकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, सक्रिय। 1953 में भारत की विजय लक्ष्मी पंडित को महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी बनाया गया और आज भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए भी प्रयासरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहबानो केस क्या था। शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी जिसकी आयु 62 वर्ष थी, 5 बच्चों की माँ थी और फिर भी उसके पति ने उसे 3 तलाक दे दिया। पति ने गुजारा भत्ता देने से भी मना कर दिया और शाहबानो को अदालत में की शरण में जाना पड़ा। उच्च न्यायालय ने गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए, परंतु उसका पति सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी उच्चतम न्यायालय के यानी कि हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए शाहबानो के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन मुस्लिम संगठनों ने सरकार पर दबाव बनाकर 1986 में एक कानून बनवाया जिससे सर्वोच्च अदालत के फैसले को पलट दिया। इस प्रकार शाहबानो जीतकर भी हार गई। नेक्स्ट है, भारत की आर्थिक नियोजन पर प्रकाश डालें। आर्थिक नियोजन क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम कुछ लक्ष्य तय करते हैं कि हमें इन्हें
निश्चित समय में पूरा कर लेना है, जितने भी हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं उनकी मदद से। आज़ादी मिलने के बाद भारत सरकार द्वारा बड़े बड़े सरकारी संस्थानों की स्थापना पर बल दिया गया। अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पंडित नेहरू ने 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की। सोवियत संघ की पंचवर्षीय योजना से प्रेरित होकर भारत में भी पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। 1980 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई और भारत को विश्व के पास 47 टन सोना गिरवी रखना पड़ा। टन मीन्स 1000 किलो। आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की शर्तों को मानते हुए विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारी कामना है कि हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। इसी के साथ हमारे 10वीं के इतिहास के सभी लेसन्स के प्रश्न उत्तर पूरे हो जाते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको सभी लेसन्स मिल जाएंगे। वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियो को लाइक करें पसंद आती है तो, और कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट कीजिए। कोई भी क्वारी हो, मन में कोई भी प्रश्न हो तो बेझिझक पूछ डालिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।